Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Real Dinosaur Egg Found in Narmada Valley. तो जो आप रेयर डायनासोर एग है इसको पाया गया है नर्मदा वैली से, तो जानेंगे हम इसके बारे में, फाइंडिंग में क्या है इसको भी समझेंगे. A group of Indian researchers found rare cases of fossilized dinosaur egg, an egg within an egg, among 256 newly discovered egg from Narmada Valley. जो एक ग्रुप था इंडियन रिसर्चर का, उन्होंने खोजा है रेयर केसेस फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग का, जिसमें एग विद इन एग है, जिसमें 256 न्यूली डिस्कवर्ड एग को खोजा गया है नर्मदा वैली से. इस फाइंडिंग के बारे में हम जान ले. द डिस्कवरी सजेस्ट दैट टाइटेनोसोरस, वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोरस टू हैव रोम्ड द अर्थ. ये जो डिस्कवरी है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो टाइटेनोसोरस है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनासोरस है जो कि रोम कर रहे थे अर्थ में. डिस्प्लेड अ नोटेबल रिप्रोडक्टिव ट्रेट यूनिक टू मॉडर्न डे बर्थ. ये डिस्प्ले करता है एक नोटेबल रिप्रोडक्टिव ट्रेट को जो कि यूनिक है मॉडर्न डे बर्ड्स के जैसा. द एग हैज 2 योक. दिस फीचर कैन बी सीन इन बर्ड्स सजेस्टिंग दैट दे शेयर सिमिलर रिप्रोडक्टिव ट्रेट. और ये जो एग है इसमें 2 योक है. ये जो फीचर है वो बर्थ में देखा जा सकता है जो कि सजेस्ट करता है कि ये शेयर करता है सिमिलर रिप्रोडक्टिव ट्रेट को. रीजन विद इन दिस फॉसिल वेयर फाउंड. रीजन जहां पे ये फॉसिल पाया गया है तो रीजन पता होना चाहिए. दिस रीजन फॉल्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट लेमेंटा एक्सपोजर एट जबलपुर इन अपर नर्मदा वैली सेंट्रल इंडिया एंड बैलाचिनोर इन द वेस्ट इन द लोअर नर्मदा वैली वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया. ये जो रीजन आपका वो पड़ता है ईस्टर्न मोस्ट लेमेंटा एक्सपोजर में जबलपुर अपर नर्मदा वैली के पास सेंट्रल इंडिया का, और बैलाचिनोर वेस्ट में लोअर नर्मदा वैली के वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में. लेमेंटा एक्सपोजर इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन नोन फॉर इज डायनासोर फॉसिल. जब का लेमेंटा एक्सपोजर होता है ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है जो कि जाना जाता है इसके डायनासोर फॉसिल के लिए. The Bhedghat Lamenta Ghat in Narmada Valley has made it to the tentative list of UNESCO World Heritage Site. और जो आपका भेदघाट लेमेटा घाट है नर्मदा वैली का वो टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीटी लॉन्च टेक्नोलॉजी ऑफ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंस हो जाता है तो हम जानेंगे जो मीटी ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी को एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए. अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड आईसीटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट Agri-Nix, the Center for Development of Advanced Computing (CDAC) in collaboration with Taxmin ISM Dhanbad has developed an outdoor air quality monitoring station to monitor environmental pollution. तो किसने डेवलप किया है, किसके साथ मिलकर किया है और क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड आईसीटी एप्लीकेशन के अंतर्गत एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट एग्रीनिक के जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है सीडेक, उसने कोलैबोरेट किया है टैक्समिन आईएसएम धनबाद के साथ ताकि वो डेवलप कर सके एक आउटडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन को जो मॉनिटर करेगा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट को. इट विल मॉनिटर पैरामीटर लाइक PM 1.0, PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, CO, O2, ambient temperature, relative humidity, etc. for continuous air quality analysis of the environment. और ये मॉनिटर करेगा जो पैरामीटर है आपका जैसे कि PM 1.0, PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, CO, O2, ambient temperature, relative humidity सबको, ताकि कंटिन्यूअस एयर क्वालिटी एनालिसिस किया जा सके एनवायरमेंट का. The new air quality monitoring system, AIAQMS version 1.0, will soon be available for a wider market as the new technology is already transferred to GM Envirorep for further commercialization and deployment in different mining and cement industry. और ये जो नया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है AIAQMS वर्जन 1.0 ये बहुत जल्द अवेलेबल होगा वाइडर मार्केट के लिए क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी जो है पहले से ही ट्रांसफर कर दिया गया है GM Enviro लैब को फर्दर कमर्शियलाइजेशन के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए अलग अलग माइनिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में. इससे रिलेटेड जो न्यूज है उसको भी हम समझते हैं. मीटी ऑल्सो लॉन्च द टेक्नोलॉजी फॉर बायोसेंसिंग सिस्टम फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ EDC कंटेंट इन वाटर बॉडी. और मीटी ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी को बायोसेंसिंग सिस्टम के लिए ताकि डिटेक्ट किया जा सके इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल को एक्वेटिक इकोसिस्टम पर मीन को, ताकि क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सके इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल कंटेंट का वाटर बॉडीज में. ये EDC क्या है तो इसको हम समझते हैं. Endocrine disrupting chemical or EDC are substance in the environment, natural air, soil or water or manufacture man-made product that interfere with the normal function of the body endocrine system. जो आपका इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल है जैसा कि नाम बता रहा है ये वैसे सब्सटेंस है जो कि इन्वायरमेंट में यानी नेचुरल फॉर्म में एयर, सॉइल या वाटर पे तो मैन्युफैक्चर मैन मेड प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल फंक्शन में बॉडी के इंडोक्राइन सिस्टम के. मोस्ट कॉमन इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल आज जो सबसे कॉमन इंडोक्राइन डिसरप्टिंग एलिमेंट वो कौन कौन से है
बिस्फोनल ए बीपीए यूज टू मेक सर्टेन प्लास्टिक एंड एपॉक्सी रेजिन। बिस्फोनल ए है जिसका उपयोग किया जाता है कुछ टाइप के प्लास्टिक बनाने के लिए या इपॉक्सी रेजिन के लिए। डायोक्सिन अ बाई प्रोडक्ट इन हर्बिसाइड प्रोडक्शन एंड पेपर ब्लीचिंग। तो डायोक्सिन है आपका, ये भी एक कॉमन ईडीसी है, इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है हर्बिसाइड प्रोडक्शन और पेपर ब्लीचिंग का। पेफ्लोक्विल और पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस यूज इन नॉन स्टिक पेन, पेपर एंड टेक्सटाइल कोटिंग। जो आपका पेरोफ्लोरोअल्काइल और पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस है जिसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक पेन, पेपर और टेक्सटाइल कोटिंग में। थैलेट यूज टू मेक प्लास्टिक मोल्ड फ्लेक्सिबल। जो थैलेट है जिसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक और जरा फ्लेक्सिबल बनाने में। फाइटोटेस्टोरेन फाउंड इन प्लांट दैट हैव हार्मोन लाइक एक्टिविटीज सच एज टोफू और सोय मिल्क। जो फाइटोटेस्ट्रोजेन है जो कि पाए जाते हैं प्लांट में, इसमें हार्मोन लाइक एक्टिविटी होता है जैसे कि आपका टोफू या सोय मिल्क में होता है। ट्राइक्लोसेन फाउंड इन सम एंटीमाइक्रोबियल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो ट्राइक्लोसेन है जो कि पाए जाते हैं कुछ एंटीमाइक्रोबियल या पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। इंडोसल्फेन एंड ऑर्गेनिक क्लोरीन इंसेक्टिसाइड दैट स्काउट हेल्थ हेताथ इन द स्टेट ऑफ केरला। और जो इंडोसल्फेन है जो कि एक ऑर्गेनिक क्लोरीन इंसेक्टिसाइड है जिसके कारण हेल्थ हेताथ हुआ है केरला के स्टेट में। ये सारे जो आपका ईडीसी में आते हैं इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पेंट्रा ट्रांसक्रिप्टोम। तो हम जानेंगे पेंट्रा ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में कि ये है क्या, इसके बारे में क्यों आया है। तो पेन ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में हम समझेंगे डिटेल्स में। A new study published in the journal Nature Method has proposed a pen transcriptome which combines transcriptome and pen genome, a reference that contains genetic material from a cohort of diverse individual rather than just a single linear strand। ये जो नया स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया था जर्नल नेचर मेथड में, इसने प्रपोज किया है कि जो पेन ट्रांसक्रिप्टोम है जो कि कंबाइन करता है ट्रांसक्रिप्टोम और पेन जीनोम को, जो कि एक रिफरेंस है जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को कोहेरेंट ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल का, ना कि सिंगल लिनियर स्ट्रैंड को। पेन ट्रांसक्रिप्टोम यूजिंग ए रेफरेंस जीनोम फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलायबल एंड देयर एग्जिस्ट कंसिडरेबल वेरिएशन इन द इंट्रा स्पीसीज जीनोम। यूज करके एक रेफरेंस जीनोम को सिंगल ऑर्गेनिज्म का ये रिलायबल नहीं है, एग्जिस्ट करता है कंसिडरेबल वेरिएशन इंट्रा स्पीसीज जीनोम पे। दिस गेव बर्थ टू द पेन जीनोमिक विच डिवाइड द जीनोम ऑफ द स्पीसीज इनटू 3 पार्ट, कोर जीनोम, डिस्पेंसेबल जीनोम एंड यूनिक जीन। इसी के कारण जन्म हुआ पेन जीनोमिक का, जो कि डिवाइड करता है जीनोम स्पीसीज को 3 पार्ट में। कौन कौन सा? कोर जीनोम, डिस्पेंसेबल जीनोम और यूनिक जीन्स। ट्रांसक्रिप्टोम रिप्रेजेंट ऑल द आरएनए मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट अ स्पेसी और इन एन ऑर्गेनिज्म। और जब का ट्रांसक्रिप्टोम होता है ये रिप्रेजेंट करता है सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं एक स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म में। Building a pen transcriptome is necessary for studying and analyzing complex genome and variation between species। और बिल्ड करना एक पेन ट्रांसक्रिप्टोम को बहुत ही जरूरी है स्टडी करने के लिए और एनालाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स जीनोम को और जो वेरिएशन है अलग अलग स्पीसीज में। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। RNA most commonly recognized function is to translate DNA into protein, but scientists now understand that the vast majority of RNA does not make protein, but instead can play roles such as influencing cell structure or regulating genes। RNA जो कि मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज फंक्शन उसका क्या है, ट्रांसलेट करना डीएनए को प्रोटीन पे। लेकिन साइंटिस्ट ने अब समझा है कि जो वास्ट मेजोरिटी है आरएनए का ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं, इंस्टेड वो क्या करते हैं, एक रोल निभाते हैं इन्फ्लुएंस करने में सेल के स्ट्रक्चर को, रेगुलेट करने में जीन्स को। When evaluating an individual genomic data for variation, scientists compare the individual genome to that of reference made up of a single linear strand of DNA base। जब इवेलुएट करते हैं हम इंडिविजुअल जीनोमिक डाटा को वेरिएशन के लिए, साइंटिस्ट कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल जीनोम को रेफरेंस से सिंगल लिनियर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बेस के साथ। Using a pen genome allows researcher to compare an individual genome to that of genetically diverse cohort of reference sequence all at once, sounds from individual representing a diversity of biogeographic ancestry। और यूज करके पेन जीनोम का अलो किया जाता है रिसर्चर को कि वो कंपेयर करे इंडिविजुअल जीनोम को जेनेटिकली डाइवर्स कोहेरेंट ऑफ रेफरेंस सीक्वेंस के साथ एक ही बार में, जो कि सोर्स किया गया है इंडिविजुअल जो कि रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी को, बायोजियोग्राफिक एंसेस्ट्री का। दिस गिव द साइंटिस्ट मोर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन फॉर विच टू बेटर अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल जीनोमिक वेरिएशन। और ये साइंटिस्ट को और ज्यादा पॉइंट देता है कंपैरिजन के लिए ताकि अच्छे से समझ सके एक इंडिविजुअल जीनोमिक वेरिएशन को साइंटिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा EHEP, इथाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे इथाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी has asked the अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट to file a fresh proposal for forest diversion and construction of the इथाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहाँ बनना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने कहा है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट को कि वो फाइल करे एक फ्रेश प्रपोजल को फॉरेस्ट डाइवर्सन और कंस्ट्रक्शन को लेकर इथाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। The FSC and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change order came amid report of non-compliance with its condition and widespread opposition to the project in the region। जो FSC है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ऑर्डर के अंदर आया है, जब रिपोर्ट जो था नॉन कंप्लायंस को लेकर इसके कंडीशन और वाइडस्प्रेड अपोजिशन का सामना करना पड़ा था इस प्रोजेक्ट को इस रीजन में। उसके कारण एचईपी जो है वो नेसेसिएट करता है कि जो डाइवर्सन है 1165.66 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का, जिसमें फेल किया जाएगा मोर देन 2,80,000 ट्रीज को इस एरिया पे, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये प्रॉब्लम है। इथाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम समझ लें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। The contemporaneous 3097 megawatt project is located in Dibang Valley, a biodiversity hotspot अरुणाचल प्रदेश। ये जो आपका इथाइलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि एक कॉन्टेंटेनियस 3097 मेगावाट प्रोजेक्ट है जो कि आपका लोकेटेड होगा दिबांग वैली पे, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अरुणाचल प्रदेश का। It was proposed in 2008 to be developed as a joint venture between Dindal Power Limited and Hydro Power Development Corporation of Arunachal Pradesh Limited। इसको प्रपोज किया गया था 2008 में ही, यानी अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, कि इसको डेवलप किया जाए एक जॉइंट वेंचर के तौर पर जिंदल पावर लिमिटेड और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड के साथ। The plan combined two run of the river scheme with limited storage requiring concrete gravity dam on river Tangon and tributary of Dibang River। ये जो प्लान है ये कंबाइन करता है कि जो दो रन ऑफ रिवर स्कीम है जिसमें लिमिटेड स्टोरेज रिक्वायरिंग है, वहां पे कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम होना चाहिए रिवर टेंगोन और ट्रिब्यूटरी के ऊपर दिबांग रिवर के। इट ran into several controversy over concern of ecological damage, forest invasion and tribal displacement। और इसको बहुत सारा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, इकोलॉजिकल डैमेज, फॉरेस्ट इन्वेजन और ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट को लेके, जबकि ये प्रोजेक्ट अभी का नहीं है, पुराना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ न्यू प्लेटू टाइप डिस्कवर इन महाराज कुड प्रूव टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टडी क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ऑन स्पीसीज सर्वाइवल। ये जो नया प्लेटू टाइप जिसको कि डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र में, ये प्रूव कर सकता है जो रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन का क्लाइमेट चेंज के स्टडी को लेकर, उसके इफेक्ट को लेकर, स्पीसीज के सर्वाइवल के ऊपर जानेंगे। इसके बारे में हम पीआईबी की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो रेयर लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेटू है जो कि हाउस करता है 76 स्पीसीज को प्लांट और श्रब्स का 24 डिफरेंट फैमिलीज के, इसको डिस्कवर किया गया है थाने रीजन से वेस्टर्न घाट का। तो कहां से डिस्कवर किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ प्लेटू आर द रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से जो प्लेटू है वो रिपोजिटरी हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। तो प्लेटू इन वेस्टर्न घाट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ देयर प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। दे आर क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ रॉक आउटक्रॉप एंड प्रोवाइड अ यूनिक एंड चैलेंजिंग एनवायरमेंट फॉर स्पीसीज टू अडॉप्ट। प्लेटू जो वेस्टर्न घाट का वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसके प्रीडोमिनेंस को लेकर इंडेमिक स्पीसीज का। इनको क्लासिफाई किया गया है कि एक टाइप है रॉक आउटक्रॉप का, और ये प्रोवाइड करते हैं एक यूनिक और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को स्पीसीज के लिए ताकि वो अडॉप्ट कर सके। ये जो आउटक्रॉप्स है उसमें सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी होता है, लिमिटेड सॉइल और न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि आइडियल लेबोरेटरी हो सकता है स्टडी करने के लिए इफेक्ट को क्लाइमेट चेंज का स्पीसीज के सर्वाइवल के ऊपर। It can help increase awareness of the conservation need of rock outcrop and their immense biodiversity value in the global context। और ये मदद कर सकता है अवेयरनेस को बढ़ाने में कंजर्वेशन नीड को लेके रॉक आउटक्रॉप्स के लिए, और जो इमेंस बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसका, इसके ऊपर इसका फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी नोटिफाई इंडिया फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। एनसीईआरटी ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहले नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर को, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। National Council for Education, Research and Training (NCERT) has notified India's first national assessment regulator (PARAC। तो किसने नोटिफाई किया है और वो क्या है? तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहले नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर पारक को। पारक के बारे में हम जान ले। पारक हैज बीन लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट इनवाइजेज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। पारक जो है इसको लॉन्च किया गया था इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जो कि इनवाइजेज करता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी को। किस लिए? टू एडवाइज स्कूल बोर्ड रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न एंड रिलेटेड रिसर्च एंड प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन देम। ये एडवाइस करता है स्कूल बोर्ड को नए असेसमेंट पैटर्न को लेके, लेटेस्ट रिसर्च को लेके, और प्रमोट करता है कोलैबोरेशन को उनके बीच में। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, ये मदद करता है स्टूडेंट को सेल्फ असेसमेंट में लर्निंग आउटकम्स के लिए। टू रिमूव डिस्पैरिटी इन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इनरोल विद डिफरेंट बोर्ड, ये रिमूव कर रहा है जो डिस्पैरिटी है स्कोर को लेकर स्टूडेंट का जो कि इनरोल्ड है अलग अलग बोर्ड में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का, इसको
उसको भी हम समझते हैं। एनईपी 2020 इंटेंड टू बूस्ट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इनहेंसिंग द एजुकेशन बजट टू ए लेवल ऑफ 6% ऑफ द जीडीपी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, ये इंटेंड करता है कि बूस्ट किया जाए इन फंडिंग को एजुकेशन के ऊपर, इनहेंस करके एजुकेशन बजट को 6% तक जीडीपी का। इसका फोकस है कि यूज किया जाए मदर टंग को, लोकल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे क्लास 5 तक, जबकि रिकमेंड किया गया कि कंटिन्यूएंस चल सकता है टिल क्लास 8 और उसके आगे भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रामीण उद्यमी स्कीम। हम जानेंगे ग्रामीण उद्यमी स्कीम के बारे में। तो जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं श्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने अटेंड किया था फेलिसिटेशन प्रोग्राम को 200 ट्राइबल वुमेन का ग्रामीण उद्यमी स्कीम के अंतर्गत। इस प्रोग्राम के अंतर्गत फोकस किया गया मल्टी स्किल इंडिया यूथ और इम्पैक्ट फंक्शनल स्किल के ऊपर, ताकि ट्रेन किया जा सके, उनको इनेबल किया जा सके लाइवलीहुड के लिए। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लॉन्च किया गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनएसडीसी के बारे में हम जान ले। तो एनएसडीसी एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में सेक्शन 25 के अंतर्गत, कंपनी एक्ट 1956 का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टैब्लिश किया था एनएसडीसी को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो ओन करता है 49% एनएसडीसी के, जबकि प्राइवेट सेक्टर ओन करता है रिमेनिंग 51% को। ये जो है प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है 6 स्टेट में। तो कौन कौन सी स्टेट में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, ये स्टेट के नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। एनएचडीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस के अंतर्गत सपोर्ट करता है सेटअप करने को लैब को, क्लासरूम को, सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से सेवा भारती केंद्र स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.